वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही बदला हुआ है। पिछले 70 साल से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो एक इंटेंस स्ट्रगल बना हुआ है जिसमें नफरत है, अशांति है, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। जब से 1948 में इजराइल बना था तब से लेकर अब तक इस रीजन के अंदर सिर्फ खून खराबा छाया हुआ है। और जब बात आती है अमेरिका की, तो वो भी इस कन्फ्लिक्ट के अंदर एक मेजर प्लेयर रहा है। यूएस ने इजराइल को इकोनॉमिकली या फिर मिलिट्री वाइज काफी ज्यादा मदद प्रोवाइड करी है, जबकि ईरान ने पैलेस्टीन को खूब सपोर्ट किया है और वो करता आया है और शायद आगे भी करता रहेगा। आज हम देखेंगे कि कैसे ये रीसेंट इवेंट्स जो हैं वो अमेरिका और ईरान के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको और ज्यादा टेंस बना रहे हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंटली, आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच में इतनी दुश्मनी है ही क्यों? आखिरकार ईरान क्यों अमेरिका से नफरत करता है? इन दोनों देशों के बीच में टेंशंस का कारण क्या है? समझते हैं इन सारी चीजों को। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा रीसेंट इवेंट समझते हैं। हम जानते हैं कि गाजा में जो जंग चल रही है, उस जंग के शुरू होने के बाद से अमेरिका को अपने एलाइज का ख्याल रखने के लिए, अपने एलाइज को उनके एनिमीज से बचाने के लिए इस पूरे रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना पड़ रहा है। पर अगर हम बात करें इस मिडिल ईस्ट के इलाके की जहां पर इजराइल सिचुएटेड है, इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके के अंदर अमेरिका पहले से ही एक मेजर सिक्योरिटी प्लेयर है और अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस पहले से ही यहां पर मौजूद है। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी जहां पर अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है। बट अब अमेरिका अपनी मिलिट्री प्रेजेंस लगातार बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अब यूएस पर भी तो निशाना बना हुआ है। अगर हम बात करें जनवरी 2024 की, तो उसके एंड में एक ईरान बैक्ड इराकी मिलिशिया ने अमेरिका के जॉर्डन एयर बेस के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक से अटैक कर दिया था, जिसमें 3 यूएस सोल्जर्स की जान भी चली गई थी। इसके बाद यूएस ने ईरान बैक्ड फोर्सेस पर जबरदस्त हमले किए और इसके चलते इन दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशंस जो थी वो लगातार बढ़ती गई। और अब जब ईरान और इजराइल के बीच में टेंशंस बढ़ रही हैं, जब ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी या फिर जब इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया और ये सारी सिक्योरिटी टेंशंस जो थी वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। इसके चलते अमेरिका को अब अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ी। इसके चलते ही अमेरिका और ईरान के बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई। पर इससे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच की जो दोस्ती है या फिर जो रिलेशनशिप है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो दोस्तों, यूएस और ईरान के बीच का रिश्ता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये कहानी 1953 की है, जब यूएस ने और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था मोहम्मद मुज्दाक, उनको पावर से हटा दिया था और उनकी जगह मोहम्मद शाह रिजा पहलवी को पावर में ला दिया था। ये सब कुछ ऐसे हुआ कि उन्होंने ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने की कोशिश करी। थोड़ा और पीछे जाते हैं, थोड़ा और हिस्ट्री को समझते हैं। तो ईरान जो था, उसको बहुत बड़े हिस्से को ईरान के जो ब्रिटेन था वो कंट्रोल करता था। ब्रिटेन ने जब ईरान के अंदर ऑयल डिस्कवर किया, तेल के कुएं खोदे और उसके अंदर तेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज बनाई, उससे ब्रिटेन को बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। तो यूएस भी ब्रिटेन के साथ ईरान के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है। ईरान की इंडिपेंडेंस से पहले यूएस से और ब्रिटेन की बहुत सारी ऑयल कंपनीज जो थी वो ईरान के अंदर काम कर रही थी और वहां से तेल निकाल कर दुनिया भर में बेच रही थी और खूब मुनाफा कमा रही थी। बट जब ईरान के अंदर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम मोहम्मद मुस्देक था, उन्होंने यह फैसला किया कि अब बहुत हो चुका है। अब ईरान के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो ईरान के कंट्रोल में होने चाहिए, उससे निकलने वाला मुनाफा जो है वो ईरान की जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए। तो उन्होंने उन सभी ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी ने भारत के अंदर बैंकों के साथ किया था, बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन किया था, वैसा ही मोहम्मद मुज्देक ने ईरान की ऑयल कंपनीज के साथ किया, जो कि थी तो अमेरिका ने बनाई हुई थी या ब्रिटेन ने बनाई हुई थी, पर वो तेल तो ईरान का ही निकाल रही थी और उसी को ही बेचकर मुनाफा कमा रही थी। तो ये अगर हम देखें किसी भी कंट्री के नेशनल पर्सपेक्टिव से, तो ईरान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ भी गलत नहीं किया। बट अमेरिका को और ब्रिटेन को तेल के ऊपर अपनी मोनोपोली मेंटेन करके रखनी थी, तो उन्होंने तख्ता पलट करवा दिया, मोहम्मद मुज्देक को हटा दिया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पावर में ला दिया। अब जब से शाह, कह लीजिए, पावर में आए, तब से ब्रिटेन और अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था, वेस्टर्न कल्चर कल्चर का जो इन्फ्लुएंस था, वो ईरान के अंदर बढ़ने लगा। ऑल्दो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ईरान के अंदर एस्टेब्लिश हुए, बहुत सारे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स भी ईरान के अंदर लिए गए, बहुत सारी लिबरल पॉलिसीज भी ईरान के अंदर उस दौरान एस्टेब्लिश की गई। बट इन सब पॉलिसीज को धीरे 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 अन इस्लामिक माना गया, क्योंकि ईरान जो था वो एक शिया मुस्लिम मेजोरिटी देश है, जिसके चलते बाकी सभी शिया मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम्स उस ईरान के अंदर मौजूद थे,
उन्होंने धीरे 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 अमेरिका और ब्रिटेन के बढ़ रहे इन्फ्लुएंस को काउंटर करना शुरू किया और वही हुआ। 1979 के अंदर ईरान के अंदर हो जाता है इस्लामिक रेवोल्यूशन, जिसके चलते शाह को भागना पड़ता है, ईरान छोड़ना पड़ता है। वही शाह जिसको ब्रिटेन ने और अमेरिका ने पावर में स्टेब्लिश किया था, शाह भागते हैं और उस समय अमेरिका शाह को पनाह देता है। खैर, कैंसर ट्रीटमेंट के नाम पर पनाह दी जाती है, बट पनाह दी जाती है, जिसके चलते ईरान के अंदर जो लोग शाह की वापसी की मांग कर रहे थे, उनका गुस्सा अमेरिका के प्रति और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे तेहरान और अमेरिका के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और उसी दौरान 1980s के ही दौरान तेहरान में जो अमेरिकन एम्बेसी थी, उस पर एक बहुत बड़ा अटैक भी हो जाता है और कई सारे लोगों को उसके अंदर होस्टेज बना लिया जाता है। तब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। उन्होंने उन होस्टेजेस को रेस्क्यू करने की कोशिश की, जो फेल हो गई। तब से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच की दोस्ती के जो भी उम्मीदें थी, वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते आज तक अमेरिका और ईरान जो है वो अपने रिलेशंस को नॉर्मल पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं। बट अब अगर हम थोड़ा और आगे आए, हिस्ट्री की बात हो गई, अब हम आज की अगर बात करें, तो अब अमेरिका और ईरान की दोस्ती या फिर रिलेशनशिप को लेकर दो मिसकंसेप्शन चलती हैं, जो अमेरिका के अंदर चलती हैं। उन दोनों मिसकंसेप्शन को भी समझते हैं। एक मिसकंसेप्शन ये है कि वो अमेरिकन स्ट्रेटजी के अंडर ही आती है, जिसके अकॉर्डिंग ईरान की जो रिजीम है वो ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी और वो फिर से प्रो अमेरिकन रिजीम जो है वो ईरान के अंदर एस्टेब्लिश हो जाएगी और दोनों के बीच की जो दोस्ती है, जो दोनों के बीच के रिलेशनशिप है अमेरिका और ईरान के, वो नॉर्मल हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे। क्योंकि मानना ऐसा है कि जहां-जहां पर भी रिप्रेसिव रिजीम्स होती हैं, वो बाहर से तो बहुत स्ट्रांग लगती हैं। अब ईरान के अंदर एक रिप्रेसिव रिजीम है, जो बहुत सारे ऐसे रिप्रेसिव मेजर जो हैं वो ईरान के अंदर अप्लाई करती रहती है। कोई फंडामेंटल राइट नाम की चीज नहीं है ईरान के अंदर, कोई इलेक्शन जैसी कोई चीज जो है वो नहीं होती है। सब कुछ एक ही व्यक्ति या एक ही ग्रुप जो है वो कंट्रोल करता है। लोगों को कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। तो इस सब चीजों के चलते इकोनॉमिक सिचुएशन भी ईरान की कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जबकि ईरान बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, ऑयल से बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, बट आम जनता की जिंदगी के अंदर उसका असर जो है वो इतना ज्यादा नहीं पड़ रहा है। तो एक पहला मिसकंसेप्शन यही कहता है कि क्योंकि ईरान एक रिप्रेसिव रिजीम है और ये रिप्रेसिव रिजीम बाहर से स्ट्रॉन्ग लगती है, अंदर से फ्रेजाइल होती हैं, तो ये रिप्रेसिव रिजीम अपने आप एक दिन गिर जाएगी, जिसके चलते ईरान के अंदर तख्ता पलट होगा और जब दोबारा कोई और सरकार आएगी, जिसके चलते अमेरिका और ईरान के जो दोस्ती है वो सुधर जाएगी, इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएंगे। बट दोस्तों, ये उम्मीद है, ये उम्मीद के ऊपर ही कायम रहना ये इतना ज्यादा सही नहीं होगा। तो ये मिसकंसेप्शन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। और वैसे भी हमने देखा है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर तख्ता पलट होने के बावजूद भी स्थिति जो है वो नॉर्मल नहीं हुई है। आप इराक की बात कर लीजिए, लीबिया की बात कर लीजिए, भले ही वहां पर बदलाव आया, सरकारें बदली, पर स्थिति नहीं सुधरी। तो अब अगर हम बात करें दूसरे मिसकंसेप्शन की, दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि ईरान और अमेरिका धीरे 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 अपने जितने भी डिफरेंसेस हैं वो रिजोल्व कर लेंगे और इनके बीच में दोस्ती ऑटोमेटिकली हो जाएगी और ईरान के अंदर कोई तख्ता पलट नहीं होगा। ये मिसकंसेप्शन इस पर डिपेंडेंट है कि जैसे अमेरिका और जापान ने भी अपनी दोस्ती कर ली, उन्होंने भी अपने रिश्ते सुधार लिए, तो क्या पता ईरान और अमेरिका भी अपने रिश्ते सुधार ले। क्योंकि जब भी दो कंट्रीज चाहे एक दूसरे की बहुत दुश्मनी क्यों ना हो, स्टिल देयर इज पोटेंशियल कि दो कंट्रीज आपस में अपने रिश्ते को सुधार लें। तो इस दूसरे मिसकंसेप्शन के चलते ये उम्मीद लगाई जाती है कि भले ही इस्लामिक रेवोल्यूशन हो चुका है, भले ही एंटी अमेरिकन जो आइडियोलॉजी है वो ईरान के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, फिर भी इन दोनों देशों के बीच में फ्यूचर के अंदर रिलेशन जो है वो नॉर्मल हो सकते हैं। बट ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तब से एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा घर भी कर गई है ईरान के लोगों के अंदर, ईरान के जितने भी पॉलिटिकल सेंटर के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके अंदर भी। और वैसे भी ईरान के अंदर एक नेशनल प्राइड की फीलिंग भी है, क्योंकि ईरान में पहले कभी पर्शियन एम्पायर हुआ करता था, जिसने एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर रूल किया। उनके अंदर वो पर्शियन एम्पायर की थॉट्स भी वापस जनरेट हो गई हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से, और वो इस सारे इलाके को डोमिनेट करना चाहते हैं। और अमेरिका ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि अमेरिका भी इस पूरे इलाके के अंदर, अमेरिका तो पूरी दुनिया के ऊपर ही अपना कंट्रोल रखना चाहता है। तो दूसरा मिसकंसेप्शन भी पूरी तरीके से सही होगा, इसकी भी उम्मीद बहुत ही कम है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ये दोनों कंट्रीज आपस में कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यूएस और ईरान के बीच अभी कोई वर्किंग रिलेशनशिप तो नहीं है, बट प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कुछ शुरुआत की थी, पर वो भी फेल हो गई। फिर 9/11 का जब हमला हुआ, तब भी ईरान ने अमेरिका की मदद करी अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा को और उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। बट फिर क्या हुआ,
फिर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने ईरान को एक्सिस ऑफ एविल डिक्लेयर कर दिया या एक्सिस ऑफ एविल का पार्ट बना दिया। एक्सिस ऑफ एविल के अंदर एक तरफ रशिया था, एक तरफ चाइना था और दूसरी तरफ अमेरिका ने उसको ईरान को भी इसके अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद से इन दोनों देशों के बीच में जितनी भी दोस्ती की बची खुची उम्मीद थी उस समय के लिए वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो कोशिशें कई बार की गई, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद भी कोशिश की गई, कभी कभी वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होने की गुंजाइश भी पैदा हुई। जैसे कि जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के, तब उन्होंने एक और कदम उठाया। बराक ओबामा और कुछ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और उसके साथ जर्मनी, तो टोटल 6 कंट्रीज हो गई। इन सभी ने मिलकर ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील भी साइन कर ली थी जिसे JCPOA बोला जाता था। बट इस डील के चलते इन सभी कंट्रीज ने और खास तौर पर अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए थे वो हटाने की जो पेशकश थी वो कर दी थी और धीरे धीरे रिलेशंस जो थे वो नॉर्मल होने लग रहे थे। और उसके बाद जो बराक ओबामा थे उनका टर्म खत्म हो गया। 2 बार वो प्रेसिडेंट रह चुके थे, तीसरी बार वो बन नहीं सकते थे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन चुनाव जीतते हैं और डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ जाते हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं वो इस डील को तोड़ देते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील खत्म कर दी जाती है और उसके साथ ही 2015 से 2024 आ चुका है। 9 साल हो चुके हैं, कोई भी वर्किंग रिलेशनशिप इन दोनों कंट्रीज के बीच में एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, जबकि टेंशन जो है वो लगातार बिल्ट होती जा रही है। तो अब करंट सिनेरियो क्या रहेगा इस चीज का, अब कंक्लूजन क्या रहेगा इस चीज का दोस्तों? तो क्या वॉशिंगटन और तेहरान फिर से एक कॉमन कोज ढूंढ सकते हैं बातचीत करने के लिए? ये कहना बहुत मुश्किल है। दोनों देश एक ऐसी राह पर चल रहे हैं जहां टेंशन ही टेंशन है, टेंशन खत्म होने का कोई नाम नहीं है और किसी भी समय ये टेंशन जो है ये वॉर की तरफ भी मुड़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो अभी इजराइल के अंदर जो गाजा का मुद्दा चल रहा है, जो हमास का मुद्दा चल रहा है, ये क्या नया मोड़ लेता है। अगर ये और ज्यादा अग्रेसिव होगा तो ईरान और अमेरिका के बीच में और भी ज्यादा दूरियां बढ़ेंगी। तो सबसे पहले इजराइल के मुद्दे को सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये मुद्दा नहीं सुलझेगा, जब तक पैलेस्टीन और इजराइल के बीच के डिफरेंसेस खत्म नहीं होंगे, जब तक एक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक ईरान और अमेरिका के बीच में भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ये बात तो तय है। तो ईरान और अमेरिका को अगर अपने रिश्ते सुधारने हैं तो उनको इजराइल के ऊपर ध्यान देना होगा, यहां पर चल रहे खून खराबे को खत्म करना होगा, तभी फ्यूचर के अंदर कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या कभी यूएस और ईरान के बीच दोस्ती हो सकती है? आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।